इन विजयों में उसे अपार धन दौलत की प्राप्ति हुई। फलस्वरूप युद्ध के प्रति उसका उत्साह और बढ़ा और विश्व को विजय करने की यात्रा पर वो निकल पड़ा। नेपोलियन बचपन से दुबला पतला था, लकड़ी जैसा दिखता था, लेकिन उसकी चाहत थी कि वह एक दिन फ्रांस का सम्राट बने। युवा होने पर वह देश की सेना में भर्ती हुआ और सेना अध्यक्ष के पद तक पहुंच गया। एक दिन अपनी चाह के बलबूते पर वह सचमुच फ्रांस का राजा बन गया। बचपन में जब वह अपने साथियों तथा अध्यापिका से अपने राजा होने की बात करता था तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। जहां चाह वहां राह होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की हर एक चाह अथवा इच्छा पूर्ण हो सकती है और चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके उद्देश्य की सफलता की राह मिल सकती है। ये जीवन संघर्षों का नाम है और संघर्षों भरे इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति की सोची गई इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ढेर सारी धन दौलत हो और इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत और कोशिश भी करता है, परंतु महंगाई और बेरोजगारी के इस जमाने में सामान्य व्यक्ति की चाहत कहां पूरी होती है। यदि हर व्यक्ति प्रांत का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पाने की कितनी भी जी तोड़ कोशिश करे, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कारण यह है कि प्रधानमंत्री एक होता है और राष्ट्रपति भी एक ही होता है। शास्त्रों में इच्छा को अविद्या अथवा अज्ञान कहा जाता है। इच्छा, चाह एक मृग तृष्णा की तरह ही है। मनुष्य के मन में रोजाना अनेक प्रकार की इच्छाएं उठती हैं। इसमें कुछ इच्छाएं अच्छी तथा शेष बुरी होती हैं। इच्छाओं की पूर्ति होने से मनुष्य की आत्मोन्नति होती है। शुभ कामनाएं व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र को भी उन्नति दिलाती हैं, जबकि बुरी इच्छाएं अथवा अपर्याप्त कामनाओं से मनुष्य के स्वयं की अपनी हानि, उसके परिवार तथा समाज को हानि तथा सारे राष्ट्र तथा मानव जगत को हानि या क्षति पहुंचाती हैं। इच्छा या संकल्प करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न उठता है कि इच्छा या संकल्प किस प्रकार का करना चाहिए। यदि यह किसी अशुभ कार्य की पूर्ति की या गलत वस्तु को पाने की इच्छा मन में रखेंगे तो उसे पूरा होने पर हमें किसी प्रकार का विशेष आत्मिक लाभ होने के बजाय हानि ही होगी। इसलिए चाह या इच्छा हमेशा भले कर्मों की करनी चाहिए। जो मनुष्य परमार्थ के कार्यों में लगे रहते हैं, भगवान उनके मन की सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर देते हैं। चाहे बड़े से बड़े पर्वत को तोड़कर उसके बीच रास्ता निकालना हो, बहती हुई नदियों के रुखों को मोड़ना हो, धरती पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी करनी हो या उन्नति के शीर्ष शिखर पर पहुंचना हो, जब आदमी किसी काम को पूरा करने की मन में ठान लेता है तो वह कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति यानी विल पावर के बल पर वह उस काम को करने की राह निकाल ही लेता है और एक दिन अपनी मेहनत या कठोर परिश्रम के बलबूते उस कार्य में सफलता पाकर ही रहता है। चाह पूर्ति की पहली शर्त मनोवेग की प्रेरणा और दूसरी शर्त है संतोष एवं सुख। यदि यह दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो चाह की राह निकल ही आती है। चौथी, अच्छा काम करने वाले की तारीफ करें। टीम को मोटिवेट करने में यह स्टेप बहुत ही काम का है। मीटिंग के दौरान अपनी टीम में से उन लीडर की प्रशंसा करना ना भूलें जो सबसे अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इससे टीम में इस बात को लेकर पॉजिटिविटी आएगी और वे भी काम पर ध्यान देंगे ताकि उन्हें भी प्रशंसा मिले और पुरानी टीम में इस बात से पॉजिटिव प्रेशर आएगा कि वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करें। जिस टीम की आप प्रशंसा कर रहे हैं वो पुरानी हो या नई, इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। पांचवी, आप अपनी पूरी टीम का एक लक्ष्य बनाएं। सभी टीम मेंबर के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, पर आप मीटिंग में पूरी टीम का एक जॉइंट लक्ष्य बनाकर पेश करें। इससे सभी टीम मेंबर में टीम भावना पैदा होगी और एक दूसरे को नीचे खींचने की जगह एक दूसरे का सहयोग करेंगे, क्योंकि ये सबका लक्ष्य है। याद रखें कि पूरी टीम मिलकर वो काम कर सकती है जो अलग अलग रहकर कोई टीम नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं आपको यहां पर गोल सेटिंग के मुख्य 5 फायदे बता रहा हूं। हमारा जीवन हमारे लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी हमारे जीवन के लिए लक्ष्य सेट करना है। जिस तरह हमारा शरीर बिना प्राण के कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार जीवन बिना गोल सेटिंग के होता है।
हम अपनी जिंदगी में बिना गोल सेट किए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने जीवन का गोल पता होना चाहिए या पता कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें अपना गोल पता नहीं होगा तब तक हम उसकी तरफ बढ़ेंगे कैसे। सोचिए, अगर एक फुटबॉल टीम को बॉल दे दी जाए और उसे उस मैदान में खेलने के लिए भेज दिया जाए जिस मैदान में गोल करने की जगह ही नहीं बनाई गई है, तो क्या टीम उस मैदान में उसी उत्साह के साथ खेल पाएगी जिस तरह से दूसरे मैदान में खेलती? नहीं। उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई लक्ष्य या गोल नहीं होगा तो हम भी इस लाइफ को बिना उत्साह के, बिना मोटिवेशन के ही जीते रहेंगे। इसलिए हमें अपनी लाइफ में अपना गोल सेट कर लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमारे गोल कोई और सेट करके नहीं दे सकता, और अगर किसी ने हमारा गोल सेट कर भी दिया तो भी हम अपना गोल हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी जिंदगी का गोल खुद ही सेट करना होगा। 1979 में अमेरिका में कॉलेज स्टूडेंट के एक ग्रुप पर एक सर्वे किया गया, जिसमें 3 ग्रुप के 84% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास कोई गोल नहीं था, जबकि 13% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास गोल था पर उन्होंने कहीं लिखा हुआ नहीं था, और 3% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास गोल था और उन्होंने उसे लिख कर भी रखा हुआ था। ठीक 10 साल बाद उसी ग्रुप पर फिर से सर्वे हुआ, जिससे पता चला कि 84% स्टूडेंट थे जिनके पास कोई गोल नहीं था। वो लोग एक सामान्य जीवन जी रहे थे, जबकि 13% स्टूडेंट जिनके पास अपने गोल थे लेकिन लिखे हुए नहीं थे, उन 84% स्टूडेंट से 10 गुना ज्यादा सफल थे। जबकि 3% स्टूडेंट्स जिनके पास अपने गोल लिखे हुए थे, 13% वाले ग्रुप से भी 10% ज्यादा सफल थे, ज्यादा पैसा कमा रहे थे। इस सर्वे और रिजल्ट से आप समझ ही गए होंगे कि गोल सेट करना कितना आवश्यक है, जरूरी, इंपॉर्टेंट। जैसे पतंग आसमान में उड़ती है और उसकी डोर छोड़ दी जाए तो पतंग कहां जाएगी ये किसी को पता नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारी जिंदगी की डोर हमारा गोल होता है। 1. डायरेक्शन यानी दिशा। गोल सेट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें अपनी जिंदगी की सही दिशा मिल जाती है। जिन लोगों के पास गोल नहीं होता वो किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हमारे पास एक गोल है तो हमें पता होता है कि हमें कब क्या करना है। जिस तरह हम किसी भी शहर के मैप को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, वैसे ही अगर हमने अपना गोल सेट किया है तो हम अपने गोल की तरफ आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और हमें पता होता है कि हमें करना क्या है। 2. हैप्पी एंड एक्साइटेड यानी खुश और उत्साहित रहना। गोल सेटिंग का दूसरा बड़ा फायदा यह होता है कि हम हैप्पी और एक्साइटेड रहते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने अपना गोल सेट किया है वे हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती कि यह कैसे होगा, कब होगा, अब क्या होगा। इसलिए अगर हमें जिंदगी में खुश और उत्साहित रहना है तो हमें अपना गोल सेट करना ही होगा। 3. यूज ऑफ टाइम। टाइम का इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी अपने दोस्तों के पास बैठे रहते हैं तो कभी इधर उधर घूमते रहते हैं, तो कभी कई कई दिन तक अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके पास कोई गोल नहीं होता। जब हम अपने गोल को सेट कर लेते हैं तो हम अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। इसलिए टाइम की तुलना पैसों से करते हुए कहा जाता है टाइम इज मनी। 4. फाइटिंग एटीट्यूड। जो अपना गोल सेट कर लेता है उसका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। वो छोटी मोटी प्रॉब्लम से घबराता नहीं है, वो उनसे जूझता नहीं है, उनसे लड़कर बढ़ता है और अपना गोल प्राप्त करता है। अगर वो अपने गोल को प्राप्त करने में असफल भी होता है तो वो दोबारा उठकर अपने काम में लग जाता है। जब निगाहें चांद पर होती हैं तो रास्ते के पत्थर दिखाई नहीं देते। 5. मोर सक्सेस। ज्यादा सफलता। गोल सेट करने का अल्टीमेट फायदा होता है सफलता मिलना। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें गोल सेट करना होगा, और अगर बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं तो बहुत बड़ा गोल सेट करना होगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमें कोई कहे कि एक नदी पार करनी है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? आगे बढ़ने से पहले सोचें। सोचना जरूरी है, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? शायद दिमाग में आया होगा कि एक नाव। बिल्कुल सही। अब सोचिए हमें एक सागर पार करना है। अब फिर से सोचिए,
शायद दिमाग की पावर है। अगर हमारा गोल छोटा होगा तो हमारा दिमाग हमें छोटा आइडिया देगा, और अगर बड़ा गोल होगा तो आइडिया भी बड़ा ही मिलेगा। और अगर सफलता चाहते हैं तो बड़ा गोल सेट करें। 6. अपना रिजल्ट भी बताएं। अगर आप भी टीम के साथ परफॉर्म करते हैं तो आप अपना रिजल्ट भी सार्वजनिक करें और सबको बताएं कि आप भी उनकी टीम का एक हिस्सा हैं और आप भी परफॉर्म कर रहे हैं। इससे कोई भी मेंबर आपके सामने बहाने नहीं लाएगा, क्योंकि वो ये जान जाएगा कि सीनियर भी तो वही काम कर रहा है जो मैं करता हूं। पर हां, अगर किसी की सच में कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उसे अकेले में जरूर सॉल्व करें। 7. कुछ कंपटीशन रख दें। अपनी टीम की सेल्स को बूस्ट करने के लिए आप कोई कंपटीशन भी रख सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे और उनका लक्ष्य भी उस कंपटीशन को अचीव करना ही होगा, जिससे आपकी सेल्स में इंप्रूवमेंट होगी। पर याद रखें, यह ट्रिक लंबे समय तक उन्हें मोटिवेट नहीं करेगी। आप अपना फोकस इस बात पर रखें कि आपकी टीम मेंबर्स के अंदर कुछ बड़ा प्राप्त करने की इच्छा पैदा की जाए। 8. आपकी मदद। अपनी टीम को मीटिंग के दौरान यह महसूस करवाएं कि आप अपनी टीम के साथ हैं और आप हर किसी को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में जहां तक संभव हो सकेगा मदद करेंगे। इससे पूरी टीम आप पर भरोसा करेगी और आपके साथ सफलता की राह पर निकल पड़ेगी। मंजिलें होंगी कदमों में, ऐसे गोल सेट का इरादा किया है। मंजिलें होंगी कदमों में, ऐसे गोल सेट का इरादा किया है। न हारेंगे हिम्मत उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ही वादा किया है। सुजीत सिंह। दोस्तों, अब हम यहां पर संक्षेप में जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है और किसे कहते हैं। अक्सर कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को घर घर जाकर वस्तु बेचने वाला बिजनेस या फिर कोई स्कीम या फिर कोई चेन सिस्टम मेंबर बनाने का काम समझते हैं। सच तो यह है कि अधिकांश लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी ही नहीं है। उन्होंने तो बस संक्षेप में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ सुन रखा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। रूस में ओस्पेंस्की नामक एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित की एक बड़ी अच्छी पुस्तक ज्ञान का तीसरा सिद्धांत लिखी थी। वो एक बार एक फकीर से मिलने गए। फकीर ने उनके कमरे में जाकर कहा, तुम जो कुछ भी ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक के बारे में जानते हो वो इस पर लिख दो, और जो नहीं जानते हो वो भी लिख देना। उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। ओस्पेंस्की को इस तरह के स्वागत की आशा नहीं थी, फिर भी वो कागज लेकर बगल के कमरे में चले गए। सर्दी की रात थी, बर्फ पड़ रही थी, लेकिन ओस्पेंस्की को पसीने आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो उन किताबों के आधार पर लिखा है। उन्हें लगा कि उन्होंने जो किताब लिखी वे उन्होंने दूसरों के विचारों को मांझ कर सवार कर लिखी हैं। 1 घंटे बाद वो कोरा कागज लेकर फकीर के पास गए और कहा, मैं कुछ नहीं जानता। फकीर हंसे और बोले, फिर इतनी किताबें कैसे लिखी आपने? ओस्पेंस्की ने जवाब दिया, वह मेरे पांडित्य का प्रदर्शन था, परंतु आज मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं। यह बात सुनकर फकीर हंसे और कहा, ठीक है, अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ज्ञान के लिए अधिकारी हो, और यह तुम्हारा ज्ञान प्राप्ति की ओर पहला कदम है। ठीक इसी तरह जो नेटवर्क मार्केटिंग और अन्य लोग नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा ज्ञान प्राप्त करना होगा। कहावत है, नीम हकीम खतराए जान, आधा अधूरा ज्ञान सदैव हानि पहुंचाता है। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा साफ सुथरा अपना व्यापार करने का अवसर है जिसमें गहरी सूझबूझ वाले कई लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए और साथ में काम करते हुए किसी के प्रोडक्ट की अपनी अपनी बिक्री का एक छोटा हिस्सा अपने उपभोक्ता को सीधा बेचा करते हैं एवं स्वयं भी उपयोग में लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। राम इस कंपनी को ज्वाइन करता है और अपनी डाउनलाइन में 10 लोगों को बिजनेस ज्वाइन करवाता है। अब राम उस कंपनी के प्रोडक्ट जैसे चाय पत्ती, साबुन, टूथपेस्ट आदि खुद भी अपने परिवार के साथ उपयोग करता है और उसकी सलाह मानकर 10 साथी भी अपने परिवार सहित इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन 11 लोगों को कंपनी की तरफ से लाभ मिलेगा।
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापारिक अवसर है जिसे हर रोज के काम, नौकरी या बिजनेस करते हुए भी कम राशि का निवेश करके अपने अतिरिक्त समय में किया जा सकता है। इसे स्त्री पुरुष, शहरी, ग्रामीण सभी कर सकते हैं। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए इसे कर सकते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर एकदम ये बात सही लागू होती है। अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग को अतिरिक्त या खाली समय में करके पैसा कमाया जा सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि इस बिजनेस में पैसा कहां से, किस तरह से और क्यों मिलता है। आम व्यापार में किसी भी वस्तु को उसके निर्माता से ग्राहक तक पहुंचने में कई स्तर पार करने पड़ते हैं, जैसे स्टोर कीपर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर आदि। सब अपना अपना मुनाफा प्राप्त करके वस्तु ग्राहक तक पहुंचाते हैं और ग्राहकों में लोकप्रिय करने के लिए वस्तु का विज्ञापन भी किया जाता है। इस पर भी भारी खर्च आता है। इस तरह मिडलमैन व विज्ञापन के खर्च के कारण 3 से 4 रुपए की कोई वस्तु ग्राहक तक पहुंचने पर 10 से 12 की हो जाती है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वस्तु निर्माता से सीधे ग्राहक यानी नेटवर्क मार्केटिंग तक पहुंचती है। इस तरह विभिन्न मतों पर खर्च होने वाला 60 से 70% नेटवर्क मार्केटिंग में बांट दिया जाता है। अब राम को यही धन कंपनी द्वारा चेक के रूप में उनके घर या बैंक के पते पर भेज दिया जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग से एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इसमें प्रोडक्ट के मिलावटी या नकली होने की शंका नहीं रहती, जबकि आजकल मिलावटी और नकली प्रोडक्ट मार्केट में भरे पड़े हैं और आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि नकली व मिलावटी खाद्य पदार्थ, दवाई, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, घी, दूध, खोया आदि पकड़े गए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसे संक्षेप में इस तरह समझाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति का ये स्वयं का बिजनेस होता है, अर्थात वो अपना बॉस खुद होता है। इसे 1000 से 10,000 रुपए से शुरू करके इसके द्वारा काफी पैसा, सम्मान व जान पहचान प्राप्त की जा सकती है। विज्ञापन, स्टोर कीपर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर पर खर्च होने वाला धन नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा किए गए बिजनेस के आधार पर कंपनी द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में बांट दिया जाता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। शिक्षा काल समाप्त हुआ तो गुरु ने शिष्य से कहा, आज तुम पूर्ण विद्वान हुए, अब तुम्हें कर्तव्य मार्ग पर चलना होगा। विद्यालय छोड़ने के पूर्व तुम पूरा एक दिन मेरे साथ बिताओ, जहां जहां मैं जाऊं तुम मेरे साथ साथ चलना। शिष्य गुरु का अनुसरण करने लगा। काफी दूर चलकर वे खेतों में पहुंचे। देखा एक किसान अपनी क्यारियों को सींचने में व्यस्त था। वे उसे देखते रहे, परंतु किसान ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो अपने काम में लगा रहा। दोपहर ढली, वे शहर में घुसे। वहां पर उन्होंने देखा एक लोहार लोहा पीट रहा है। पसीने से उसकी देह तरबतर हो गई। गुरु शिष्य उसे देखते रहे, पर लोहार को उन्हें देखने का अवकाश कहां। वे आगे बढ़ गए। रात्रि के समय वो एक सराय में पहुंचे। उन्होंने 3 पथिकों को बैठे देखा। वे पूरी तरह थके हुए दिखाई पड़ते थे। उन्हें देखकर गुरु ने शिष्य से कहना प्रारंभ किया, तुमने देखा कुछ पाने के लिए अपने में से कितना देना होता है। किसान तन मन लुटाता है तब कहीं खेत फलता है। लोहार शरीर सुखा देता है तब धातु सिद्ध होती है, और यात्री अपने को निःशेष कर देता है तब मंजिल आती है। तुम ज्ञानी हुए, अपने कर्मों से ज्ञान की क्यारियों को सींचो, जीवन की आंच में ज्ञान की धातु सिद्ध करो और मार्ग में अपने को चुकाकर ज्ञान की मंजिल पाओ। ज्ञान किसी का सगा नहीं है, जो उसे कमाता है वो उसी के पास आता है। ये मेरी शिक्षा थी, यही मेरी दीक्षा है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोई भी पोस्ट हो उसका कुछ कोर्स होता है। यहां पर भी कोर्स है कुछ दिनों का। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स इस तरह है। पहला कोर्स है कोर। ये मीटिंग 3 दिन 2 रात की होती है। दूसरा कोर्स होता है लीडरशिप डेवलपमेंट। ये 4 दिन 3 रात का होता है। तीसरा कोर्स है ट्रेन द ट्रेनर, TTT। यह 7 दिन और 6 रात का होता है। इन तीनों ट्रेनिंग का अलग अलग मकसद होता है।
जो व्यक्ति ये तीनों ट्रेनिंग ले लेता है वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पर रहता है। अगर आप चाहें तो आप भी ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपना रोल समझें। जब आप इस बिजनेस से जुड़ते हैं आपको एक और रोल निभाना पड़ता है जिसे हम प्रेजेंटर कहते हैं। जब आप स्टेज के माध्यम से दूसरों को प्लान दिखाते हैं या ग्रुप चैटिंग करते हैं या साप्ताहिक प्लान लेते हैं तब आप असल में प्रेजेंटर का रोल अदा कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करें क्या ना करें। याद रखें, जब आप स्पीकर के रूप में लोगों के सामने होते हैं तो आप कंपनी और प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। कंपनी प्रणाली की छवि आपके व्यवहार और कार्यशैली से जुड़ी होती है। हमेशा स्पष्ट करें आप जो बता रहे हैं वो आपका अपना नहीं है। आप तो सिर्फ जो कुछ कंपनी से दिशा निर्देश मिले हैं उन्हें बता रहे हैं। आंकड़ों को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर न बताएं। तुक्के से बात न करें। सबूत लेकर ही पावर पॉइंट स्लाइड बनाएं। ड्रेस कोड का हमेशा ध्यान रखें। माहौल और समय के हिसाब से ड्रेस होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो लोगों का ध्यान अधिक से अधिक आप पर ही हो। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें। एक सुंदर सी हंसी के साथ कम शब्दों में अधिक बात बोलें। सही भाषा का प्रयोग करें। कभी भी पोस्ट पैक्ट को उंगली दिखाकर बात ना करें। उन्हें नीचा ना दिखाएं। लोगों का सम्मान करें। पोस्ट पैक्ट के बीच पूरी तैयारी से जाएं और आंकड़ों के साथ बात करें। कभी किसी क्रॉस लाइन लीडर के साथ गलत तरीके से पेश ना आए। ईर्ष्या ना करें। नीचा ना दिखाएं। लोग आपकी हरकतों को ही देखेंगे और आपकी ही नेगेटिव छवि लोगों के बीच जाएगी। स्टेज से कभी भी अपलाइन, कंपनी, क्रॉस लाइन या किसी लीडर के बारे में नकारात्मक शब्द ना बोलें। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जब आप स्टेज पर बोल रहे होते हैं तो लोग आपको सफल, अति विश्वसनीय लीडर और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आपके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द पर विश्वास करते हैं, तो बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात कहें। आपकी एक बात से लोगों की जिंदगी बदल सकती है और आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड आपकी छवि खराब कर सकता है, तो हमेशा संभल कर बोले। होमवर्क। दोस्तों, इस अध्याय का होमवर्क यह है कि इस किताब को अपनी टीम के हर एक मेंबर तक पहुंचाएं और आप अपनी ड्रीम लाइफ हासिल करें। दोस्तों, वाकई में आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और खुद को भी बहुत पसंद करते हैं। आपने ये पुस्तक पूरी पढ़ ली है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह किताब आपकी जिंदगी में एक नींव का पत्थर साबित होगी। इस अध्याय का भगवत गीता का श्लोक नंबर 78 पढ़ें और उसे समझें। मेरा दावा है अगर आप इन श्लोकों को समझ गए तो आप जीवन में जो चाहते हैं वो 100% पूरा होगा। अध्याय 18 के 78 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। 1। अर्जुन ने कहा, हे बाहुबली, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। हे कृष्ण, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। 2। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। 3। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। 4। हे भारत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। 5। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। 6। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। 7।
निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। 8. जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से त्याग का उच्च फल कभी प्राप्त नहीं होता। 9. हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। 10. सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। 11. निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। 12. जो त्यागी नहीं है उसके लिए इस इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के पश्चात मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। 13. हे बाहुबली अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। 14. कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये 5 कर्म के कारण हैं। 15. मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। 16. अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। 17. जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्म से बंधा होता है। 18. ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक हैं। 19. प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। 20. जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो। 21. जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में विभिन्न विभिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। 22. और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है। 23. जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। 24. लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। 25. जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। 26. जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है
वह सात्विक कर्ता कहलाता है। 27 जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र एवं सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। 28 जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्य का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। 29 हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। 30 हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला। 31 हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। 32 जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। 33 हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है।